जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भगत सिंह पत्र व दस्तावेज के भाग 20 में आपने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली बम केस में दिल्ली के सेशन कोर्ट में दिया ऐतिहासिक बयान देखा। वो बयान भगत सिंह की राजनीतिक सूझबूझ और वैचारिक उत्कृष्टता का अनुपम उदाहरण था। उस मुकदमे में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा हुई। सेशन कोर्ट के उस निर्णय को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन दिनों दिल्ली में सिर्फ सेशन कोर्ट होता था, हाई कोर्ट लगता था लाहौर में। हाई कोर्ट में भगत सिंह ने अपना पक्ष स्वयं रखा, जबकि बटुकेश्वर दत्त की ओर से वकील थे आसफ अली। वहां भी भगत सिंह की ओर से ऐसा अद्भुत बयान आया जिस पर किसी को भी अपार गर्व की अनुभूति होगी। उसी बयान में भगत सिंह ने कहा था, पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। दोस्तों, भगत सिंह का यह उद्बोधन आज भी बार बार कोट किया जाता है। आज उसी बयान के कुछ प्रमुख अंश देखेंगे। बयान कुछ यूं प्रारंभ होता है, हम न वकील हैं, न अंग्रेजी के विशेषज्ञ हैं और न हमारे पास डिग्रियां ही हैं, इसलिए हमसे शानदार भाषणों की आशा न की जाए। हमारी प्रार्थना है कि हमारे बयान की भाषा संबंधी त्रुटियों पर ध्यान न देते हुए उसके वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयत्न किया जाए। मुद्दा यह है कि हमारी नीयत क्या थी और हम किस हद तक अपराधी हैं। दोस्तों, अच्छे से अच्छा वकील, राजनीति विज्ञान का प्रकांड पंडित और अंग्रेजी का बड़े से बड़ा विद्वान भी शायद इस विषय में भगत सिंह से बेहतर बयान नहीं दे सकता था, लेकिन उनकी विनम्रता, शालीनता और सभ्यता देखिए किस भाषा में उन्होंने अपने बयान को शुरू किया था। वे आगे कहते हैं, प्रसिद्ध कानून विशारद सोलोमन के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस समय तक सजा नहीं मिलनी चाहिए जब तक उसका उद्देश्य कानून विरोधी सिद्ध न हो। सेशन जज की अदालत में हमने जो लिखित बयान दिया था वह हमारे उद्देश्य की व्याख्या करता है और उस रूप में हमारी नीयत की व्याख्या भी करता था। लेकिन सेशन जज महोदय ने कलम की एक ही नोक से यह कहकर आमतौर पर अपराध को व्यवहार में लाने वाली बात कानून के कार्य को प्रभावित नहीं करती और इस देश में कानूनी व्याख्याओं में कभी कभार ही उद्देश्य और नीयत की चर्चा होती है, हमारी सब कोशिशें बेकार करती। दोस्तों, यहां मुद्दा यह नहीं था कि भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंके या नहीं, यह तो उन्होंने स्वयं सेशन कोर्ट में स्वीकार किया था। भगत सिंह चाहते थे कि उस घटना को अदालत के मंच से क्रांति के प्रचार और प्रसार का माध्यम बनाया जाए, इसलिए वे बम फेंकने के उद्देश्य पर बात कर रहे थे। भगत सिंह कहते हैं, यदि उद्देश्य को पूरी तरह भुला दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हो सकता, क्योंकि उद्देश्य को नजरों में न रखने पर संसार के बड़े बड़े सेनापति साधारण हत्यारे नजर आएंगे। सरकारी कर वसूल करने वाले अधिकारी चोर, जालसाज दिखाई देंगे और न्यायाधीशों पर भी कत्ल करने का अभियोग लगेगा। इस तरह तो समाज व्यवस्था और सभ्यता खून खराबा, चोरी और जालसाजी बनकर रह जाएगी। यदि उद्देश्य की उपेक्षा की जाए तो किसी हुकूमत को क्या अधिकार है कि समाज के व्यक्तियों से न्याय करने को कहे। उद्देश्य की उपेक्षा की जाए तो हर धर्म प्रचारक झूठ का प्रचारक दिखाई देगा और हर एक पैगंबर पर अभियोग लगेगा कि उसने करोड़ों भोले और अनजान लोगों को गुमराह किया। यदि उद्देश्य को भुला दिया जाए तो हजरत ईसा मसीह गड़बड़ कराने वाले, शांति भंग करने वाले और विद्रोह का प्रचार करने वाले दिखाई देंगे और कानून के शब्दों में खतरनाक व्यक्तित्व माने जाएंगे। लेकिन हम उनकी पूजा करते हैं, उनका हमारे दिलों में बेहद आदर है, उनकी मूर्ति हमारे दिलों में आध्यात्मिकता का स्पंदन पैदा करती है। यह क्यों? यह इसलिए कि उनके प्रयत्नों का प्रेरक एक ऊंचे दर्जे का उद्देश्य था। उस युग के शासकों ने उनके उद्देश्यों को नहीं पहचाना। दोस्तों, बात में दम था। एक सैनिक जब अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शत्रु के सीने को छलनी कर देता है तो उसको इसकी सजा नहीं बल्कि वीरता के मेडल मिलते हैं। उस सैनिक की विरोधी सैनिक से कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं होती, फिर भी वह बिना क्षण गंवाए उसे मार डालने पर उतारू होता है, क्योंकि अपने देश की रक्षा के लिए उसने कदम उठाया होता है।
भगत सिंह यही स्पष्ट कर रहे थे कि उनका उद्देश्य बुलाकर उनके मुकदमे का फैसला न्याय कैसे हो सकता है। आज भी जब कोई अपराध होता है तो अपराधी का मोटिव देखा जाता है। भगत सिंह आगे कहते हैं, जनरल डायर का उदाहरण लीजिए, उसने गोली चलाई और सैकड़ों निरपराध और शस्त्र विहीन व्यक्तियों को मार डाला, लेकिन फौजी अदालत ने उसे गोली का निशाना बनाने का हुक्म देने की जगह लाखों रुपए इनाम दिए। वे आगे कहते हैं, जो हुकूमत व्यक्ति के कुदरती अधिकार छीनती है उसे जीवित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं। अगर यह कायम है तो आर्जी तौर पर और हजारों बेगुनाहों का खून इसकी गर्दन पर है। यदि कानून उद्देश्य नहीं देखता तो न्याय नहीं हो सकता और न ही स्थायी शांति स्थापित हो सकती है। भगत सिंह उद्देश्य के महत्व को स्पष्ट करते हैं। आटे में जहर मिलाना जुर्म नहीं, बशर्ते इसका उद्देश्य चूहों को मारना हो। लेकिन यदि इससे किसी आदमी को मार दिया जाए तो यह कत्ल का अपराध बन जाता है। 8 अप्रैल की घटना के संबंध में भगत सिंह कहते हैं, 8 अप्रैल 1929 को हमने सेंट्रल असेंबली में 2 बम फेंके। उनके धमाकों से चंद लोगों को मामूली खरोंचें आईं। चैम्बर में हंगामा हुआ, सैकड़ों दर्शक और सदस्य बाहर निकल गए। कुछ देर बाद खामोशी छा गई। मैं और साथी B.K. दत्त खामोशी के साथ दर्शक गैलरी में बैठे रहे और हमने स्वयं अपने को प्रस्तुत किया कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। हमें गिरफ्तार कर लिया गया, अभियोग लगाए गए और हत्या करने के प्रयत्न के अपराध में हमें सजा दी गई। लेकिन बमों से 4-5 आदमियों को मामूली चोटें आई और एक बेंच को मामूली सा नुकसान पहुंचा। और जिन्होंने यह अपराध किया उन्होंने बिना किसी किस्म के हस्तक्षेप के अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। सेशन जज ने स्वीकार किया कि यदि हम भागना चाहते तो भागने में सफल हो सकते थे। हमने अपना अपराध स्वीकार किया और अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए बयान दिया। हमें सजा का भय नहीं है, लेकिन हम यह नहीं चाहते कि हमें गलत समझा जाए। हमारे बयान से कुछ पैराग्राफ काट दिए गए हैं। यह वास्तविक स्थिति की दृष्टि से हानिकारक है। दोस्तों, भगत सिंह आगे कहते हैं, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के संबंध में हमने जो व्याख्या अपने बयान में दी उसे उड़ा दिया गया है, हालांकि यह हमारे उद्देश्य का खास भाग है। इनकलाब जिंदाबाद से हमारा वह उद्देश्य नहीं था जो आमतौर पर गलत अर्थ में समझा जाता है। पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। हमारे इनकलाब का अर्थ पूंजीवादी युद्धों की मुसीबत का अंत करना है। वे आगे कहते हैं, यदि हमें बमों की ताकत के संबंध में कतई ज्ञान न होता तो हम पंडित मोतीलाल नेहरू, श्री केलकर, श्री जयकर और श्री जिन्ना जैसे सम्माननीय राष्ट्रीय व्यक्तियों की उपस्थिति में क्यों बम फेंकते। दोस्तों, उस समय तक जिन्ना राष्ट्रीय सोच रखते थे, बाद की बात का यहां कोई औचित्य नहीं है। भगत सिंह स्पष्ट करते हैं, हम अपने नेताओं के जीवन किस तरह खतरे में डाल सकते थे। हम पागल तो नहीं हैं, और अगर पागल होते तो जेल में बंद करने की बजाय हमें पागल खाने में बंद किया जाता। बमों के संबंध में हमें निश्चित जानकारी थी, उसी के कारण हमने ऐसा साहस किया। जिन बेंचों पर लोग बैठे थे उन पर बम फेंकना कहीं आसान था, लेकिन खाली जगह पर बमों का फेंकना निहायत मुश्किल काम था। अगर बम फेंकने वाले सही दिमागों के न होते या वे असंतुलित होते हैं तो बम खाली जगह की बजाय बेंचों पर गिरते। भगत सिंह एकदम सही कह रहे थे। जो बम उन्होंने फेंके थे उनमें कोई सॉलिड प्रोजेक्टाइल्स नहीं थे जो उन दिनों बमों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। उल्टा ज्यादातर टुकड़ों पर कैल्शियम कार्बोनेट के अंश मिले थे जिससे बम कमजोर किया जाता है। और यह बात अंग्रेजों के केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में दर्ज थी जो अदालत में साबित हो गई थी। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में सबसे नीचे जाइए, युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके भाग 11 व 19 देखना, यह बात स्पष्ट हो जाएगी। अंत में भगत सिंह कहते हैं, हम सजाओं में कमी कराने नहीं आए, बल्कि अपनी स्थिति स्पष्ट करने आए हैं।
हम चाहते हैं कि न तो हमसे अनुचित व्यवहार किया जाए, न ही हमारे संबंध में अनुचित राय दी जाए। सजा का सवाल हमारे लिए गौण है। तो दोस्तों, ये थे भगत सिंह द्वारा असेंबली बम केस के संबंध में लाहौर हाई कोर्ट में दिए बयान के कुछ प्रमुख अंश। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।